नमस्कार दोस्तों, हम पिछले लेक्चर के अंदर मूल्यांकन के प्रकार पढ़ रहे थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये हमने लास्ट में एक चार्ट बनाया था और मैंने कहा था कि नेक्स्ट क्लास के अंदर पूरा अच्छे से इसको हम एक्सप्लेन करने वाले हैं कि कौन सा चीज़ क्या कहनी चाहती है, यानी एक एक चीज़ के बारे में हम अच्छे से अब एक्सप्लेन करेंगे। तो मैंने बताया था कि जो मूल्यांकन की प्रविधियाँ हैं, यानी मूल्यांकन आप कैसे कर सकते हैं, कौन सी वो विधियाँ हैं जिनके द्वारा आप एक विद्यार्थी का मूल्यांकन कर सकते हैं, एक बच्चे का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसके अंदर दो प्रकार तय थे, परिमाणात्मक प्रविधियाँ और गुणात्मक प्रविधियाँ। दो विधियाँ हैं, एक तो परिमाणात्मक, परिमाण के रूप में। अब परिमाण के रूप में कौन कौन से आएंगे? लिखित परीक्षा, मौखिक परीक्षा, प्रायोगिक परीक्षा। तीन परीक्षा होंगी जिनसे परिमाण का पता चले। और लिखित परीक्षा भी आपकी निबंधात्मक परीक्षा और वस्तुनिष्ठ परीक्षा दो प्रकार की होती है। इसके बारे में भी हम अच्छे से बात करेंगे। यहीं गुणात्मक प्रवृत्तियों के बारे में हम बात करे थे। तो एक तो अवलोकन, निरीक्षण करना कैसे होगा, सारी जानकारी एक एक करके अच्छे से पढ़ेंगे। आकस्मिक निरीक्षण, अचानक से निरीक्षण कर देना, दोनों एक ही प्रकार की हैं, लेकिन इसके अंदर अचानक होगा। लेकिन इसके अंदर पहले बताया जाएगा कि किस प्रकार जो लंबी प्रोसेस चलेगी, लेकिन इसके अंदर अचानक आपका गुरुजी टेस्ट ले लेते हैं कई बार, तो वो आकस्मिक निरीक्षण होगा। जांच सूची, साक्षात्कार, संचयी अभिलेख, रेटिंग स्केल, समाज मिति, प्रश्नावली विधियाँ, इन सभी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन भी थोड़ा डीप चला जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कि इसमें ये कौन सी विधि का प्रयोग किया जाएगा। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। इसके नोट्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखाने का काम नहीं करूँगा। अब यहाँ पर लिखाने का काम करूँगा तो बहुत भाई लंबा काम हो जाएगा, तो ज़्यादा लिखाने का नहीं, ज़्यादा हमारा फोकस समझाने पर ही रहा है हमेशा, और अब भी समझाने पर ही रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। इसको थोड़ा सा शेयर भी कर देना अभी क्लासेस को। तो सबसे पहले हम गुणात्मक प्रवृत्तियों के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में भी अच्छे से हम बात करेंगे, लेकिन इसके बाद तो इसमें सबसे पहली आपकी आती है अवलोकन। नंबर एक, अवलोकन या निरीक्षण। अच्छे से समझेंगे चीजों को। अवलोकन या फिर निरीक्षण, यानी देखिए एक कोई भी प्राकृतिक स्थिति के अंदर, कक्षा के अंदर एक शिक्षक है, वो कक्षा के अंदर भी कर सकता है, या फिर कक्षा के बाहर एक बालक का व्यवहार का निरीक्षण करना और उसकी सूचनाओं को एकत्रित करना। यानी व्यवहार का निरीक्षण किया जा रहा है, व्यवहार की जांच की जा रही है, व्यवहार से संबंधित सूचनाएं प्राप्त की जा रही है कि उसका कक्षा के अंदर कैसा बिहेवियर है वो भी चेक करेगा, और बाहर किस तरह का बिहेव कर रहा है। मूल्यांकन की ये विधि है जिसके अंदर पूर्ण रूप से आप कह सकते हैं व्यक्तित्व का निरीक्षण किया जा सकता है, व्यक्तित्व की जाँच की जा सकती है कि बाहर किस प्रकार नशेड़ी प्रवृत्ति का है, या बालक समझदार है, संस्कारी बच्चा है। तो इस प्रकार सारी चीज़ें चेक की जा सकती हैं अवलोकन विधि द्वारा। तो पहली विधि है आपकी अवलोकन या फिर निरीक्षण विधि। अब मुझे इसके अंदर एक बात बताओ आप, अब मैं आपका अवलोकन कर रहा हूँ, ठीक है, मान लीजिए आप स्टूडेंट हैं और मैं आपका अवलोकन कर रहा हूँ, आपके व्यवहार का अवलोकन कर रहा हूँ, तो ये सारा जो रिजल्ट, जो परिणाम आएगा वो किस पर निर्भर करेगा? मुझ पर। कैसे कि मैं ही आपका, मान लीजिए आप वास्तव में किसी गलत रास्ते पर भटक चुके हैं, लेकिन अगर मैं उसे कह दूं कि वो बच्चा गलत रास्ते पर नहीं है, बिल्कुल सही चल रहा है, तो ये कोई भी सही, देखिए सही इसका बालक के व्यवहार का सही जांच हुई है या नहीं हुई? नहीं हुई ना। क्यों? क्योंकि देखिए मेरे पर निर्भर करेगा कि मैं आपका किस तरह निरीक्षण कर रहा हूँ। कई बार मालस करता हूँ भाई अब नहीं करेंगे, लेकिन उस वक्त शायद बच्चा कोई अपराध कर रहा हो, बाकी जगह बिहेवियर ठीक हो, तो यानी ये एक सही तरीका नहीं है। यानी ये पूर्णतः कह सकते हैं व्यक्तिनिष्ठ है, ये सारा का सारा मुझ पर निर्भर करता है। तो आप कह सकते हैं जो अवलोकन है, यानी एक तो आपने सीधा लिख दिया कि कक्षा के बाहर, यानी सीधा आप कह सकते हैं व्यवहार की जांच या व्यवहार से संबंधित सूचनाएं ग्रहण करना, संबंधित सूचनाओं का संकलन। थोड़ा थोड़ा लिख रहा हूं मैं, बाकी है ना आपको नोट्सों के अंदर मिल जाएगा, सूचनाओं का संकलन। दूसरी चीज क्या है? ये व्यक्तिनिष्ठ है, यानी वस्तुनिष्ठ नहीं है बिल्कुल भी। वस्तुनिष्ठता इसके अंदर नहीं है। क्यों नहीं है? देखिए मैंने अभी बताया, क्योंकि सारा परिणाम वो एक जो जांच करता है, जो अवलोकन करता है, उस पर निर्भर करता है कि वो किस तरह कर रहा है। यानी परिणाम आए हैं उनको भी वो बदल सकता है, तो बिल्कुल भी सही तरीका नहीं है। अब ये जो अवलोकन है, अवलोकन किन किन तरीकों द्वारा किया जा सकता है? तो देखिए एक तो आपका प्रत्यक्ष रूप से, यानी प्रत्यक्ष रूप से, और दूसरा अप्रत्यक्ष, और भी इसके बारे में हम बात करेंगे। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से भी
जांच की जा सकती है। कैसे? यानी एक तो खुद मान लीजिए मैं अवलोकन करता हूं तो मैं खुद जाकर देखूं, यानी मान लीजिए चौराहे पर मैं बैठ गया और बालक आ रहा है यहाँ से, उसका व्यवहार नोटिस कर रहा हूँ कि किस तरह के दोस्तों से वो मिल रहा है, किस अपने बड़े बुजुर्गों के साथ किस तरह का बिहेव कर रहा है, कहीं वो नशा तो नहीं कर रहा है, यानी किस प्रकार का बिहेव है। मैंने एक मान लीजिए जो चौगान कहते हैं उसके अंदर बैठ गया मैं और बालक का अवलोकन कर रहा हूँ, तो एक तो वो हो गया प्रत्यक्ष, मानी खुद जाकर मैं कर रहा हूँ प्रत्यक्ष रूप से। दूसरा अप्रत्यक्ष रूप से, अब मैं किसी को कह दूं, मान लीजिए आपको मैंने कह दिया भी जाओ इसका अवलोकन करके आओ, आप किस तरह का बिहेव कर रहा है। मैंने फ़ोन कर दिया सरपंच साहब से कि सरपंच साहब उस बच्चे का अवलोकन करना, उसकी रिपोर्ट देना। तो यानी दूसरे से आपका अवलोकन मैं करवा रहा हूँ, दूसरे से आपके बिहेवियर का, व्यवहार का मैं जांच करवा रहा हूँ, दूसरे व्यक्ति से मैं सूचना एकत्रित कर रहा हूँ आपके बारे में। तो ये क्या हो गया? अप्रत्यक्ष। एक दूसरा स्वतः अवलोकन या बाह्य अवलोकन। नंबर 1 स्वतः, यानी स्वयं अवलोकन करें, और एक दूसरा करें बाह्य। एक तो खुद व्यक्ति ही अपना अवलोकन कर ले, खुद ही अवलोकन कर ले कि भाई हाँ मैं गलत रास्ते पर चल रहा हूं, मुझे अब नहीं चलना है, खुद ही कर ले। एक दूसरा करे, वही बात होगी, यानी एक तो मैं आपका करूं और एक खुद आप अपना करें। तो एक तो स्वतः हो गया और दूसरा क्या हो गया? बाह्य हो गया। तीसरा एक नियोजित अवलोकन। और एक है अनियोजित। इसका अर्थ क्या हुआ? यानी पूर्ण रूप से नियोजित तरीके से पूरी सारी व्यवस्था है, सारी चीजें की व्यवस्था बना रखी है कि किस प्रकार उसे प्रश्न पूछने हैं विद्यार्थी से, किस तरह उसका बिहेवियर करना है, पूर्ण रूप से नियोजित कर रखा है। अरे एक सीधा ही चला जाए भैया अवलोकन करेंगे, कहीं से जो भी सूचनाएं प्राप्त करें उसे इकट्ठा कर लेंगे, लेकिन एक पूर्ण प्लानिंग के साथ की गया ये क्या होगा? नियोजन होगा। लेकिन बिना ही प्लानिंग के कुछ भी क्वेश्चन पूछ ले, किसी तरीके से जो भी मन में आए वो क्वेश्चन पूछे, वो आपका अनियोजित हो जाएगा। तो ये है आपका भाई अवलोकन, पहली विधि अवलोकन या निरीक्षण। अभी मैंने तो देखो केवल मात्र ये शॉर्ट में आपको मैंने बताई है, वैसे आप नोट्स यानी आप याद रखें तो ऐसा भी याद रख सकते हैं। देखिए सारी चीजें जानकारी मिल रही है अगर आपने समझा है। व्यवहार संबंधी सूचनाएं, यानी व्यवहार संबंधी कक्षा के अंदर व्यवहार या कक्षा के बाहर व्यवहार का, जो व्यवहार में परिवर्तन हो रहे हैं, जो व्यवहार है उसको नोटिस करना, उसकी सूचनाओं को एकत्रित करना, ये बात समझ गए। वस्तुनिष्ठता नहीं, बिल्कुल नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे पर निर्भर करेगा, जो अवलोकन करता है उस पर निर्भर करेगा कि वो किस तरह के रिजल्ट देता है, यानी जो वास्तविक रिजल्ट आए हैं वो उनको छुपा ले, प्रदर्शित ना करे, तो ये आपका क्या होगी? वस्तुनिष्ठता उसके अंदर नहीं होगी। ये इसके 3 प्रकार हैं, प्रत्यक्ष, स्वतः अवलोकन, नियोजित अवलोकन। तो ये आपका हो गया पहला, कौन सा? अवलोकन। थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप रख सकते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं जांच सूची के बारे में। दूसरा आता है जांच सूची। अब देखिए जांच सूची के अंदर क्या होगा, ये अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया। अब देखो एक एक चीज अच्छे से समझ में आएगी। मैंने एक चीज आपको बताई थी, अगर आपको याद है तो, भावात्मक पक्ष मैंने क्या बताया था? मोटरसाइकिल का उदाहरण आप याद रख सकते हैं। कैसे? ज्ञानात्मक तो था जिसके अंदर आपके पिताजी आपको मोटरसाइकिल बता रहे हैं कि बेटा ये क्लच होता है, ये आपकी चाबी है, इससे आप सूत्र लगाएंगे, फिर आप देखिए ये आपका सलफ है, या फिर आप किक मार रहे हैं, फिर आप गियर लगाएंगे और धीरे धीरे रेस के साथ आप छोड़ेंगे। तो ये नॉलेज दी है, ये तो आपके मस्तिष्क में फिट होगी भी, हाँ ऐसे ऐसे बाइक चलती है। तो ये तो आपका ज्ञानात्मक पक्ष हो गया, मानसिक शक्तियां या मानसिक विकास से संबंधित चीजें हो गई। लेकिन जो भावात्मक पक्ष है, भावात्मक के अंदर क्या होगी कि आपके अंदर, यानी ये तो आपने सीख लिया भी हाँ ज्ञान आपने ग्रहण कर लिया, इस तरह चलती है, लेकिन जब तक आपको रुचि नहीं है भाई मुझे बाइक चलानी है, अब तो मैं बाइक चलाना सीखूंगा, रुचि आपको नहीं है, या आपकी किस प्रकार की अभिवृत्ति है, किस तरह का उसके प्रति दृष्टिकोण है, ये पक्ष जो आता है आपके हृदय से संबंधित जो चीजें आती हैं वो भावात्मक पक्ष के अंदर आती हैं। और तीसरा मैंने क्रियात्मक बताया, जिसके अंदर आप खुद बाइक चलाते हैं, धीरे धीरे रेस छोड़ते हैं, तो वो क्रियात्मक पक्ष आ जाएगा, जिसके अंदर मनोशारीरिक पक्ष आपका आ जाता है, गत्यात्मक कौशल आपका उसके अंदर आएगा। तो ये आपका क्रियात्मकता, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको मैंने चीजें समझाई हैं। अब वही चीजें इसके अंदर आएंगी, कौन सी? जो 2 नंबर पर हैं, ये तो आपको बता दिया, आकस्मिक निरीक्षण, अचानक से निरीक्षण करना, कोई दिक्कत नहीं दोनों के अंदर। जो 2 नंबर या 3 नंबर जो भी है, जांच सूची।
देखिए जांच सूची के अंदर क्या होगा, सूची भरवाई जाएगी, आपसे एक सूची दी जाएगी जिसके अंदर पर्सन लिखे होंगे, और पर्सन किस आधार पर होंगे, आपके रुचि के अकॉर्डिंग, यानी आपकी किस चीज के अंदर रुचि है। जैसे मैं आपसे पूछ लूं कि क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, बस हाँ या ना में जवाब देना है आपको। देखिए उससे आपके बिहेवियर का पता चल जाएगा, उसके भावात्मक पक्ष, आपकी रुचि का पता चल जाएगा कि किस विषय के अंदर आपकी रुचि है। और ये रुचि से संबंधित जो पक्ष आता है वो भावात्मक पक्ष होता है, और भावात्मक पक्ष सीधा का सीधा हृदय से जुड़ा होता है। तो ये बात समझ में आ गई कि क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप जवाब देंगे जो भी आपको इच्छा है भी हाँ मुझे क्रिकेट खेलना पसंद है। तो ये इसके अंदर जांच सूची के अंदर ये चीजें आएगी। तो आप लिख सकते हैं, देखिए जांच सूची का प्रयोग कब किया जाएगा, बालक की, देखिए थोड़ा सा लिखूंगा मैं, ज्यादा नहीं लिखूंगा, बालक की अभिवृत्ति, रुचि, यानी बालक की कोई आप उसकी अभिवृत्ति, रुचि आदि, यानी सीधा सा कह सकते हैं भावात्मक पक्ष की आप जांच करना चाहते हैं, आदि भावात्मक पक्ष की जांच, यानी सीधा सीधा कि भावात्मक पक्ष की जांच के लिए किया जाता है। इसके अंदर उत्तर हैं वो सिर्फ क्वेश्चन लिखे जाएंगे आपकी इच्छा के अनुसार नहीं, आपकी मान लीजिए रुचि जानने के लिए, रुचि या भावात्मक पक्ष के लिए क्वेश्चन लिखेगा। मैंने अभी आपको बताया कि क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, तो आप हाँ या ना में जवाब, तो यानी इसके अंदर उत्तर दिया जाएगा हाँ या ना के अंदर। ये चीजें आपको याद रखनी है, यहां से क्वेश्चन उठते हैं भाई, उत्तर कैसे दिया जाएगा, उत्तर हाँ या नहीं के अंदर। जैसे उदाहरण में आपके सामने लिख दूं, उदाहरण सीधा पूछ लूं, क्या आपको गणित विषय पढ़ना अच्छा लगता है, तो आपकी रुचि है तो कहेंगे भी हाँ बिल्कुल अच्छा लगता है, हमें सरल लगता है। क्या विज्ञान विषय पढ़ना अच्छा लगता है, क्या विज्ञान विषय आपको पढ़ना अच्छा लगता है, आपको पढ़ना अच्छा लगता है, सीधा सीधा कहेंगे हाँ या ना में जवाब देना है। तो हाँ या ना में आप सीधा लिखेंगे, मैं यहां पर लिख दूंगा, सूची भरनी है सिर्फ हाँ नहीं ऐसे आपको ऑप्शन मिलेंगे, अगर है तो आप हाँ भर देंगे, नहीं है तो नहीं पर टिक कर देंगे। दूसरा, क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, नंबर 1, क्या आपको क्रिकेट खेलना पसंद है, सीधा सीधा वही चीजें यहां पर दी जाएंगी, हाँ या ना, हाँ या नहीं, तो आप लिख देंगे नहीं है भाई मुझे क्रिकेट खेलना पसंद नहीं है, तो आप नहीं कर देंगे, अगर हाँ है तो हाँ कर देंगे। यानी दोनों चीजें आपकी संभावना है, जो भी आप करना चाहिए यहाँ पर आपकी रुचि इससे पता चल जाएगी कि आपकी किस चीज के अंदर रुचि है। तो ये आपका सामने है, लिख लो इसको। तो यानी इससे लाभ क्या होगा भाई, यानी एक तो जो जानकारी लेनी है वो शीघ्र आपको प्राप्त हो जाएगी, जो जानकारी आपको लेनी है वो शीघ्र आपको प्राप्त हो जाएगी, ये इससे एक लाभ आपको हो जाएगा। यानी और जो आप विशिष्ट चीज, यानी क्रिकेट खेलना पसंद है, एक विशिष्ट उद्देश्य की प्राप्ति भी, उससे संबंधित भी जांच आप कर सकते हैं। और अगर इसकी सीमा की बात करें तो देखिए आपको दिखाई दे रहा है सीमित सूचना प्रदान करेगा, बस क्रिकेट खेलना बस कितने % आप ऐसे पूछ सकते हैं कि उसके अंदर रुचि है। तो एक तो इसकी जो सीमा है वो क्या हो जाएगी, लाभ तो इसके हो जाएंगे कि क्रियान्वयन में शीघ्रता होगी, तो ये इसका स्क्रीनशॉट लीजिए आप, क्रियान्वयन इसका यानी आप क्रिया में इसे शीघ्र ला सकते हैं, और इसकी चुनौती या कह सकते हैं सीमित सूचना देगी। इसके लाभ क्या होंगे, क्रियान्वयन सरल व शीघ्र होता है भाई, लाभ तो इसका ये हो जाएगा, क्रियान्वयन इसका मान लीजिए आरोपित करना, यानी इसको प्रक्रिया में लाना क्या है, शीघ्र व सरल है। लेकिन इसके साथ साथ इसकी चुनौती या कह सकते हैं इसकी हानि के बारे में, चुनौती देखिए क्रियान्वयन शीघ्र व सरल है, चुनौती देखिए एक सीमा तक ही ये आपके उत्तरों की जांच कर पाता है, यानी जो आपने जवाब दिए हैं एक सीमा तक ही आपकी होगी, और इससे ही एक सीमा तक ही सूचना भी प्रदान करता है, यानी सीमित सूचना प्रदान करेगा आपको, सीधी सी बात है, सीमित सूचना प्रदान करता है। सीमित कैसे, तो देखिए केवल मात्र आप देखिए कितने % पूछ सकते हैं कि आपकी किसके अंदर रुचि है, किसके अंदर नहीं है, कितने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो सीमित सूचना जो क्वेश्चन है दे रखे हैं उसी में
सीमा आपकी, उतने ही आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, उतने में आपको पता चलेगा कि उसके अंदर रुचि है। दूसरी चीज़ एक तो सीमित सूचना। नंबर 2 पर आप बात करें कि हर विद्यार्थी जो ये सूची नहीं भरता है, हर विद्यार्थी सूची को नहीं भरता है, तो ये भी आप लिख देंगे, हर विद्यार्थी सूची नहीं भरता है। बोलो समझ में आया नहीं आया? ये लो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। नंबर 3 देखो, एक यहाँ पर समाज मिति है क्या नीचे, अब इसको स्टार्ट करते हैं। समाज मिति, जो भी है साक्षात्कार ले लो, चाहे पहले एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं, लिख लो इसको। ठीक है, लिख लिया। देखिए दोस्तों, साक्षात्कार, हम बात करते हैं साक्षात्कार के बारे में। तो साक्षात्कार क्या है? एक मूल्यांकन की एक बहुत महत्वपूर्ण विधि है साक्षात्कार, इंटरव्यू कह सकते हैं इंग्लिश के अंदर, इंटरव्यू लेना। तो इंटरव्यू है एक बहुत ही मूल्यांकन की एक बहुत महत्वपूर्ण प्रविधि है। इसके अंदर क्या करता है, जो साक्षात्कार लेने वाला है और एक देने वाला, ठीक है। तो साक्षात्कार लेने वाला क्वेश्चन सामने आपके सामने, मान लीजिए मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ, जैसे आपने कोई IAS वगैरह का इंटरव्यूज वीडियोस बहुत सारे मिलते हैं, वो देखे भी होंगे। तो मैं आपसे क्वेश्चन सीधा पुट करूंगा, मैं क्वेश्चन आपके सामने रखूंगा और आपके जवाब देने हैं। अब जब आप जवाब देंगे तो आपके जवाब तो मैं सुनूंगा, लेकिन उसके साथ साथ आपके व्यवहार का भी, यानी आपके हाव भाव, किस तरह की आप प्रतिक्रिया कर रहे हैं, यानी सवालों के जवाब देते हुए आप ज़्यादा हिल रहे हैं या किस प्रकार के आप एक्टिविटी कर रहे हैं, तो वो भी नोटिस की जाती है। तो यानी देखिए, सीधी सी बात है, इसके अंदर जो साक्षात्कार है वो भी सक्रिय है और सामने वाला देने वाला भी सक्रिय रहेगा। तो यानी अगर इसमें सक्रियता होती है तो सीधे तौर पर वो विधि मनोवैज्ञानिक विधि होती है। अब साक्षात्कार से सही मूल्यांकन हो, इसके लिए साक्षात्कार जो साक्षात्कार करता है, जो साक्षात्कार ले रहा है, उसका उस चीज़ के अंदर निपुण होना बहुत ज़रूरी है। यानी अब उसको खुद को ये चीज़ें नहीं पता है, वो सही से व्यवहार उसका नोटिस ही नहीं कर पा रहा है, यानी वो किस तरह की हाव भाव कर रहा है, वो चीज़ें वो नोटिस नहीं कर पा रहा है, तो क्या फ़ायदा साक्षात्कार लेने का, कैसे उसका सही तरीके से मूल्यांकन होगा। तो जो साक्षात्कार करता है उसका भी निपुण होना बहुत ज़रूरी है इंटरव्यू के अंदर। जॉन डार्विन ने एक परिभाषा लिखी है, जॉन डार्विन ने क्या, कि दो व्यक्तियों के बीच में एक उद्देश्यपूर्ण वार्ता, दो व्यक्तियों के बीच में एक उद्देश्यपूर्ण वार्ता को ही साक्षात्कार कहते हैं। अब साक्षात्कार के बहुत प्रकार हैं, लेकिन सबसे पहले इतना हम जो चीज़ें पढ़ी हैं वो हम लिखते हैं, फिर उसके बारे में बात करते हैं। जॉन डार्ले ने भी लिखा है। तो सीधी सी बात है, यहाँ पर सीधा सा बात है, साक्षात्कार के अंदर क्या किया जाएगा, साक्षात्कारकर्ता अभ्यर्थी से, जिससे जो दे रहा है, अभ्यर्थी से क्या करेगा, अभ्यर्थी से प्रश्न पूछता है। अब देखो, प्रश्न पूछेगा और प्रश्न पूछते पूछते उत्तर देते समय जो प्राप्त उत्तर है उसके साथ साथ उसके हाव भाव भी नोटिस करेगा। यानी उत्तर देते समय अभ्यर्थी के हाव भाव को भी वह नोटिस करेगा। यानी उत्तर तो देखे ही देखेगा, उत्तर देते समय उत्तर की प्रकृति तो जांच की जाएगी किस स्तर का वो उत्तर दे रहा है, लेकिन इसके साथ साथ उसके हाव भाव भी, उत्तर देते समय उत्तर की प्रकृति तथा इसके अतिरिक्त उसके हाव भाव, यानी कैसे उत्तर देते समय किस तरह के हाव भाव वो करता है, तो उसके बारे में भी, हाव भाव, व्यवहार के बारे में, किस तरह का व्यवहार कर रहा है उत्तर देते समय, व्यवहार को भी नोटिस करता है, या फिर आप कह सकते हैं उसका भी आंकलन करता है, का भी आंकलन। तो एक ये चीज हो गई, ठीक है, ये साक्षात्कार है। दूसरी बात यह है मनोवैज्ञानिक विधि है। शॉर्ट रूप में नोट तो यही है भाई, बाकी पूरे लॉन्ग तरीके से आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना। मनोवैज्ञानिक विधि यह क्या है, एक मनोवैज्ञानिक विधि है, क्यों है ये अच्छी तरीके से आप जानते हैं।
सही साक्षात्कार हो, सही मूल्यांकन हो, उसके लिए क्या है, साक्षात्कारकर्ता का निपुण होना, साक्षात्कारकर्ता का निपुण होना आवश्यक है, निपुण होना आवश्यक है। साक्षात्कारकर्ता क्या होना चाहिए, निपुण होना चाहिए। जॉन डार्ले ने एक बात भी लिखी है कि साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्ता है, लिख सकते हैं यहां पर, जॉन डार्ले ने परिभाषा भी लिखी है, साक्षात्कारकर्ता, साक्षात्कार एक उद्देश्यपूर्ण वार्ता है, उद्देश्यपूर्ण वार्ता है। किसने लिखी है ये, जॉन डार्ले ने, जॉन डार्ले ने, ठीक है। तो ये डेफिनेशन आपको याद रखनी है। तो ये है भाई आपका साक्षात्कार। तो इसके देखिए 2-3 प्रकार भी आते हैं संरचित, यानी संरचित एक होता है असंरचित और एक अर्ध संरचित, ये 2-3 प्रकार हैं, और भी इसके सारे हैं। यानी आपका एक तो व्यक्तिक हो गया, सामूहिक हो गया, व्यक्ति से लिया जाए, एक व्यक्ति से समूह के अंदर लिया जाए, तो ये भी प्रकार हैं। तो देखिए प्रकार हैं वो संरचित क्या होता है, यानी एक तो प्रश्नों की सीमा निश्चित है, प्रश्नों की सीमा निश्चित है कि भाई जो साक्षात्कार करता है वो इस सीमा से बाहर न जाए। यानी जैसे थोड़ा बहुत हम जान सकते हैं, जैसे आपकी मौखिक परीक्षा होती थी, एक प्रकार से दो, मान लीजिए टीचर है और आपके बीच में वार्तालाप हो रही है, क्वेश्चन आपसे टीचर पूछ रहा है, तो जो मौखिक परीक्षा होती थी तो उसके अंदर शिक्षक है वो सीमित था, यानी आपको मान लीजिए 2 पाठ दे रखे हैं, तो जो सुनना है उस 2 पाठ में से ही प्रश्नों की संख्या सीमित है, निश्चित है कि इससे ही पूछेगा, तो वो तो क्या होता है संरचित। लेकिन जैसे IAS के इंटरव्यू होते हैं तो उसके अंदर कई बार विषय वस्तु अलग हो जाती है, असंरचित, यानी कोई सीमा नहीं है, कहीं से भी पूछ सकता है, कुछ भी चीज पूछी जा सकती है, तो वो असंरचित होता है। एक होता है अर्ध संरचित, ये क्या होता है साहब, अर्ध संरचित होता है कि जिसके अंदर, यानी पहले तो ये क्या होगा, देखिए पहले तो ये होगा कि पूरा संरचित तरीके से होगा, अर्ध संरचित भी संरचित तरीके से होगा, यानी विषय वस्तु निर्धारित है कि इसी में से क्वेश्चन पूछना है, लेकिन साक्षात्कारकर्ता को लगे कि यार सूचना कम प्राप्त हो रही है तो थोड़े वो अलग क्वेश्चन पूछेगा ताकि सूचना और अधिक प्राप्त हो। तो इसके अंदर ये मिश्रित रूप से आप कह सकते हैं। तो एक ये 3 ये हो गए, और आगे आप कह सकते हैं व्यक्तिगत साक्षात्कार, यानी एक स्वयं एक व्यक्ति, सिर्फ व्यक्तिगत, यानी एक मैं और एक आप, सिर्फ 2 ही जने साक्षात्कार हो व्यक्तिगत। एक सामूहिक, समूह के अंदर बिठा दिया 15-20 आप जैसे दोस्तों को, और फिर मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूं, तो ये आपका हो गया सामूहिक। तो ये इसके प्रकार हैं, एक निदानात्मक हो सकता है, उपचारात्मक हो सकता है, तो ये नॉर्मल चीजें हैं। लेकिन जो मेन है संरचित, असंरचित और आपका अर्धसंरचित, ये इसको ध्यान रखना, नोट्सों के अंदर अच्छे से मैंने बता रखा है। तो ये मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब देखो इसके बाद में क्या आता है, संचयी अभिलेख। देखिए सीधा सा है संचयी अभिलेख, पांच नंबर है क्या, संचयी अभिलेख। सिंपल है बिल्कुल, संचयी अभिलेख। इसके अंदर क्या होगा, देखिए सीधा सा है, संचयी अभिलेख के अंदर, अभिलेख नाम से स्पष्ट है, यानी पूरा लंबे समय तक अगर सूचनाएं प्राप्त करनी है, यानी कोई भी छात्र है उसकी लंबे समय तक आपको सूचनाएं प्राप्त करनी है तो संचयी अभिलेख लिखा जाता है। और मान लीजिए कोई शिक्षक है, कोई छात्र को एडमिशन दे रहा है, तो उसमें भी संचयी अभिलेख का अध्ययन करना जरूरी है कि किस प्रकार का उसका बिहेवियर था, पिछले स्कूल के अंदर किस प्रकार की बिहेव कर रहा था, क्या क्या समस्याएं आ रही थी। तो ये सारी चीजें किसके अंदर आती हैं, संचयी अभिलेख के अंदर आती हैं। सिंपल है, ठीक है। उसके बाद आता है रेटिंग स्केल। रेटिंग स्केल, ये संचयी अभिलेख बिल्कुल सिंपल है, यानी सीधा सा है, अभिलेख का मतलब लंबे समय तक सूचनाएं प्राप्त करना, किसी विद्यार्थी के बारे में लंबे समय तक, किसी विद्यार्थी के बारे में लंबे समय तक सूचनाएं प्राप्त करना, ठीक है। ये हो गया संचयी अभिलेख, सिंपल सा है। और नोट्सों के अंदर आप देख लेना, 1-2 बातें और लिखी है मैंने। दूसरी चीज नंबर 6, रेटिंग स्केल। ये मस्त है भाई, रेटिंग स्केल।
और बिल्कुल सिंपल है, यानी कोई आप व्यक्ति है, ठीक है, एक मिनट, ठीक है, यानी कोई व्यक्ति है या फिर कोई वस्तु या कोई व्यवहार, उसमें एक से अधिक उसकी विशेषताओं के बारे में जानकारी देना। यानी कोई व्यक्ति है, मैं हूं, तो मेरे बारे में, यानी कोई मान लीजिए आप जैसे देखते होंगे कोई आप रेटिंग देते हैं, किस आधार पर देते हैं, प्ले स्टोर पर आप रेटिंग देते हैं, तो यानी उसकी विशेषताओं के आधार पर ही तो आप देते हैं। एक से अधिक विशेषताओं के आधार पर उसका मापन करके, या फिर उसके ग्रेड के अंदर भी आप विभाजित कर सकते हैं, उसका मापन कर सकते हैं। तो मापन या फिर ग्रेड के अंदर विभाजित करना, या फिर उसके लिए कोई स्थान तय करना, कोई ग्रेड देना, श्रेणी तय करना कि किस श्रेणी के अंदर आएगा, तो वही तो रेटिंग होती है, रेटिंग देना। तो सीधा सिंपल सा है, यानी किसी व्यक्ति वस्तु या व्यवहार के बारे में, या व्यवहार के एक या अधिक विशेषताओं में उसकी श्रेणी स्थान या उसका मूल्य निर्धारण करना, या मूल्य निर्धारण करने की प्रक्रिया रेटिंग होगी। कोई आप चीज की रेटिंग दे रहे हैं, तो यानी सीधी सी बात है, उस विषय वस्तु में उसकी कितनी गहनता है, उसी का मापन किसके द्वारा किया जाता है, रेटिंग द्वारा। तो गिलफोर्ड ने कुल 5 प्रकार की निर्धारण मापनी बताई है, रेटिंग स्केल वाली। गिलफोर्ड ने कितनी बताई है, 5। अभी बात करते हैं इसके बारे में। 5 निर्धारण मापनी कौन कौन सी। नंबर 1 आप बात करेंगे संख्यात्मक, संख्या के रूप में, यानी 10 में से आपको 8 नंबर दे दिए, 8 रेटिंग आ गई, या आंकिक कह सकते हैं, न्यूमेरिकल इंग्लिश के अंदर। संख्यात्मक रूप में रेटिंग देना, संख्यात्मक रूप में। दूसरा ग्राफ के रूप में दे दें, ग्राफ ये। तीसरा कोई मानक स्टैंडर्ड तय कर दे, इसके बारे में हम बात कर चुके हैं, स्टैंडर्ड, कोई मानक तय कर दिया आपका। नंबर 4 पर संचित बिंदु, बस ये नाम आपको याद रखने और कोई दिक्कत नहीं इसके अंदर। और एक बाह्य चयन, बस ये नाम आपको याद रखने हैं रेटिंग स्केल के अंदर। तो ये आपकी रेटिंग स्केल हो गई, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं समाज मिति, जे.एस. मुनरो के द्वारा दी गई है। जे.एल. मोरेनो है भाई, सॉरी, समाज मिति। अब देखिए समाज मिति के अंदर क्या होता है, सीधा सा है, यानी आपके सामाजिक जीवन कैसा है, आप सामाजिक प्राणी है या नहीं। तो सीधा तौर पर, यानी आपका सीधा जो आपके पड़ोस में रहने वाले नागरिक हो सकते हैं, या आपके गांव में रहने वाले होते हैं, उनसे पूछा जाता है आपके व्यवहार के बारे में कि ये कैसा प्राणी है। उसी के आधार पर आपकी विशेषताएं तय की जाती हैं, बस इतना सही है। यानी समाज से पूछकर आपका निर्धारण किया जाएगा कि आप कैसे हैं। समाज मिति नंबर 5, समाज मिति, बस ये इतना याद रखना है, जे.एल. मोरेनो, बस ये समझा दिया मैंने, समाज द्वारा ही पूछे जाएंगे। नंबर लास्ट है प्रश्नावली विधि, 6 नंबर या 7 नंबर जो भी हो, 7 नंबर है शायद, प्रश्नावली विधि। अब देखो इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर देखिए आपसे प्रश्नावली भरवाई जाएगी, और वो कौन भरेगा, खुद सूचनादाता, जो सूचना दे रहा है ना, जो सूचना दे रहा है वो स्वयं प्रश्नावली भरेगा। सूचनादाता स्वयं प्रश्नावली के अंदर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसकी रुचि अभिरुचि के अनुसार, उन्हीं के वो स्वयं उनके जवाब देगा प्रश्नावली विधि के अंदर। इसमें खुली प्रश्नावली हो सकती है, बंद प्रश्नावली हो सकती है, संरचित असंरचित प्रश्नावली हो सकती है। तो ये सारे प्रकार होते हैं प्रश्नावली के। और ये देखिए ज़्यादातर काम में कहाँ पर आएगी, जो दूरस्थ स्थान है, जहाँ पर ये संभव नहीं है किसी का प्रत्यक्ष रूप से जाना, तो वहाँ पर प्रश्नावली भेज दी जाती है।
और उसमें जो सूचनादाता, जो आप मान लीजिए मेरा अवलोकन हो रहा है तो मैं स्वयं उसमें जवाब भरूंगा। तो यही प्रश्नावली होती है, प्रश्नावली विधि। तो इसके नोट्सों के अंदर देख लेना अच्छे से, पूरा प्रॉपर वे में मैंने समझा रखा है। देखिए नोट्स आपको डेली टेलीग्राम चैनल पर मिलते हैं भाई, तो नोट्सों को जरूर आप डाउनलोड कर लेना। पूरा अच्छे से मैंने इनके बारे में एक एक चीज़ अच्छे से लिखी है और यही प्रश्नावली है। वैसे आप चीज़ें समझ जाएंगे। यानी इसके अंदर क्या है, प्रश्नावली के अंदर स्वयं भरेगा, सूचनादाता स्वयं भरता है, ठीक है। तो दूसरी बात, सूचनादाता स्वयं भरता है और दूरस्थ स्थानों के लिए उपयोगी। बस ये 2-3 बातें याद रखोगे तो काम चल जाएगा। दूरस्थ स्थानों के लिए क्या है, ये विशेषकर खास तौर से ये उपयोगी आप कह सकते हैं। तो इसके देखिए प्रश्नों की रचना के आधार पर, प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर इसके 2 आधार हो सकते हैं। 2 आधार कौन से? नंबर 1 प्रश्नों की रचना के आधार पर, रचना के आधार पर कौन से? संरचित या फिर असंरचित। संरचित के बारे में अभी मैं आपको बता चुका हूं, जिसके अंदर प्रश्न क्या हो, जो टॉपिक है वो निश्चित हो क्वेश्चन पूछने वाला, ठीक है। दूसरी प्रश्नों की प्रकृति के आधार पर, बस यही बातें आपको लिखनी है, यही मैंने आपको लिखा है, थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है नोट्सों के अंदर। खुली प्रश्नावली, बंद प्रश्नावली, बस ये सारी, यानी खुले तौर पर प्रश्नावली पूछे जाए, बंद प्रश्नावली, मिश्रित प्रश्नावली और मिश्रित प्रश्नावली। नीचे तक दिख रहा है क्या आपको? दिख रहा है शायद। मिश्रित प्रश्नावली और यानी चित्र से भी पूछा जा सकता है, चित्र में प्रश्नावली। बस ये आपके ध्यान में रखना है। तो ये आपकी होगी गुणात्मक प्रवृत्तियां। नेक्स्ट क्लास के अंदर ये पूरा हम कंप्लीट कर लेंगे, मूल्यांकन जितना भी बचा है परीक्षा के आगे। ये भी बचा हुआ है आपका, जो इधर वाला पार्ट था ना मापन वाला, जिसके अंदर हम बात करेंगे मौखिक परीक्षा, लिखित परीक्षा और आपकी प्रायोगिक परीक्षा, वस्तुनिष्ठ क्या होता है, उनके गुणधर्म क्या होते हैं, निबंधात्मक के गुणधर्म क्या होते हैं, सारी चीज़ें नेक्स्ट क्लास के अंदर। अगर अच्छा लगा है तो इसको शेयर जरूर कर देना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की इस लेक्चर के अंदर इतना ही, धन्यवाद।